हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पर। साइटोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत और यह दूसरा चैप्टर है। इसका एक वीडियो पहले आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में होगा, आप जाकर ज़रूर देख लें बायोलॉजी के MCQs में। आज ये दूसरा वीडियो है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? घाव भरने में सहायक कौन सा होता है? तो उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, देखिए उपकला ऊतक को जो है इपिथीलियम टिश्यू कहा जाता है। यह ऊपरी परत बनाता है, ऊपरी परत, शरीर का ऊपरी परत यानी त्वचा वाला परत बनाता है। तो शरीर का ऊपरी परत ही भरेगा तभी तो घाव भरेगा ना, इसलिए घाव भरने में सहायक होता है इपिथीलियम या उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? कौन सा ऊतक लार ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो कुबाइडल इपिथीलियम। कुबाइडल इपिथीलियम ही जो है सो ग्रंथि निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ग्रंथि निर्माण कुबाइडल इपिथीलियम में होता है। तो श्वेत ग्रंथि हो गया, उसके बाद लेक्राइमल ग्रंथि हो गया, इसी तरह के और भी सारे ग्रंथि का निर्माण जो है कुबाइडल इपिथीलियम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कुबाइडल इपिथीलियम। नेक्स्ट है कि अंगों के विसरण यानी डिफ्यूजन, स्रावन यानी सेक्रेशन तथा अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन में मदद करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ठीक है, इपिथीलियम ऊतक जो अंगों का या शरीर का बाहरी परत का निर्माण करता है या आंतरिक परत का निर्माण करता है। जैसे कोई भी अंग है उसका बाहरी परत और उसका आंतरिक परत का निर्माण इपिथीलियम ऊतक करेगा, इपिथीलियम टिश्यू करेगा। और यही जो है सो विसरण हो, सेक्रेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, सब में ये मदद कर पाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन ऊपरी परत से होगा। जैसे हम आहार नाल में एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, आंत के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम लोग देखते हैं रसांगुल के द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है और रसांगुल का ऊपरी परत जो बनाता है वो इपिथीलियम ही बनाता है। मैंने बताया कि किसी भी अंग का ऊपरी परत और आंतरिक परत बनाने का काम इपिथीलियम का है। तो ये सारे काम जो है इपिथीलियम ऊतक के द्वारा किए जाएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है तो ये होता है स्क्वैमस इपिथीलियम से। इपिथीलियम का प्रकार होता है स्क्वैमस इपिथीलियम, कोलुमिनर इपिथीलियम, कुबाइडल इपिथीलियम और सिलिएटेड इपिथीलियम। तो स्क्वैमस इपिथीलियम जो होता है इससे बाहरी सतह त्वचा का निर्माण होता है और ये जो है सो चपटी चपटी ईंट के तरह जो है सो होता है और ये त्वचा के बाहरी सतह का निर्माण करता है। तो क्या हो जाएगा? स्क्वैमस इपिथीलियम या अस्तरित सल्की इपिथीलियम। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इपिथीलियम ऊतक कोशिकाओं में रसांकुर या माइक्रोविलाई तथा सीलिया पाए जाते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर स्तंभाकार इपिथीलियम होगा यानी कोलुमिनर इपिथीलियम होगा, क्योंकि कोलुमिनर इपिथीलियम में ही माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? इपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं। नहीं, इपिथीलियम में जो है इस तरह का कोई बात नहीं होता है। तो 87 नंबर का एक कथन तो है वो गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है कि संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे देखिए ना, संयोजी ऊतक जो है सो अंगों को जोड़ने का काम करता है और इसमें जो है सो अंगों को जोड़ने के काम में जो है सो हम लोग देखते हैं जैसे ब्लड संयोजी ऊतक है और इसमें अंतराकोशिकीय पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण ही यह तरल होता है। तो यह भी गलत हो गया। तो इस तरह से कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्की इपिथीलियम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो सल्की इपिथीलियम ऊतक का जो है प्रमुख काम है सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना?
सुरक्षा प्रदान करना, ये त्वचा या शरीर के बाहरी परत का निर्माण करता है, इसलिए यह सुरक्षा प्रदान करता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पक्षमाभी इपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। पक्षमाभी इपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रैकिया तथा गर्भाशय में। ये पक्षमाभी क्या है? देखिए सिलिएटेड कहा जाता है। सिलिएटेड ऐसी कोशिका जिसके ऊपर सिलिया पाए जाते हैं, इसे सिलिएटेड कोशिका कहा जाता है। और ये जो है इसमें क्या होता है, एक गति उत्पन्न होता है जो किसी चीज़ को एक ही दिशा में भेजने के काम करता है। तो ट्रेकिया यानी श्वास नली और गर्भाशय है ना, ओवडक्ट में इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिलिएटेड टिश्यू, पक्षमाभी इपिथेलियम उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है? तो त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है एरियोलर। कौन काम करता है? एरियोलर, जो कि एक संयोजी उत्तक है। कौन है? संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू है। तो एरियोलर क्या करता है? त्वचा को मांसपेशियों को हड्डियों से या एक मांसपेशियों को दूसरे मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। और एरियोलर जो है सो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं जोड़ता है, ये हल्का फुल्का जोड़ता है। जैसे देखिए ना, आपकी जो नसें हैं वो आपकी त्वचा से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या वो कस के बांधा हुआ है? नहीं, वो ढीले ढाले तरीके से जुड़े हुए हैं। तो एरियोलर का यही काम है कि वो मांसपेशियों को ढीले ढाले तौर पर जोड़ कर रखता है। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा उत्तक, एडिपोज कहा जाता है। एडिपोज की अधिकता के कारण ही मोटापा कारण होता है। मोटापा होता है वसा उत्तक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो वसा में उत्तक शरीर को गर्म रखता है, एडिपोज। और याद रखिए, एडिपोज जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर कहा जाता है उसको। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबर जो होता है वो वसा में उत्तक का बना होता है। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं? तो वसा की बूंदी भरी रहती हैं वसा संयोजी उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उत्तक है? तो रुधिर एक उत्तक है, यानी कि ब्लड। ब्लड क्या है? एक उत्तक है, ये तरल उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? उत्तक का उदाहरण कौन है? तो लसिका, लिम्फ एक उत्तक का उदाहरण है, बाकी सब अंग है। निम्न में से कौन संयोजी उत्तक है? उपास्थि, अस्थि, लिगामेंट सारे के सारे संयोजी उत्तक हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है वसा में उत्तक, एडिपोज। 99 नंबर है कि श्वेत यानी व्हाइट फाइबर तथा पीला फाइबर यानी येलो फाइबर पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है? एरियोलर उत्तक में पाया जाता है। एरियोलर एक संयोजी उत्तक है और इन्हीं के मास्ट में पाए जाते हैं व्हाइट फाइबर सेल एवं येलो फाइबर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर, कोंड्रीन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? कोंड्रीन नामक प्रोटीन जो है उपास्थि में पाया जाता है और अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंडन का निर्माण होता है। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत व्हाइट फाइबर सेल से यानी श्वेत तंतुमय उत्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक 102 नंबर क्वेश्चन, लिगामेंट का निर्माण होता है। लिगामेंट का निर्माण येलो फाइबर टिश्यू से होता है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक हैं? तो दोनों जोड़ने वाला उत्तक है यानी संयोजी उत्तक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है। लिगामेंट हड्डियों को दूसरे हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। दोनों कथन सही हैं, यानी टेंडन एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ देता है,
या एक मांसपेशी को दूसरे किसी मांसपेशी से जोड़ देता है। लेकिन लिगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि सेबियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। सेबियस ग्रंथि पाई जाती है स्तनियों के डर्मिस में, स्तनियों के डर्मिस में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि आंसू ग्रंथि इसको कहा जाता है, स्रावित करती है, आंसू स्रावित करती है। और इसमें लाइसोजाम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो आंखों में जो ऐसे कोई सूक्ष्मजीव जो हानिकारक पहुंच जाते हैं उसको ये समाप्त कर देता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू का स्राव करता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्तक से तलवे, खूर और सींग बनते हैं। केराटिन से तलवे, खूर और सींग बनते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि मानव का सबसे मतलब कि मोटा जो है उत्तक वो कहाँ पर है, तो इसका हम उदाहरण देते हैं, तलवे की जो उत्तक है वो सबसे मोटी है। और पतला अगर पूछा जाए इपिथेलियम के बारे में तो सबसे पतला कहाँ पर उत्तक होता है, तो ये आँख के पलक का जो उत्तक होता है वो सबसे पतला होता है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में उपस्थित रहता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और कॉन्ड्रियोब्लास्ट पाया जाता है इसमें उपास्थि में। तो ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका अस्थि में, कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि में। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाया जाता है और एरिओलर में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। एरिओलर के मास्ट कोशिकाओं में मैट्रिक्स में मास्ट कोशिकाएं रहती हैं, तो संयोजी उत्तक में पाया जाता है। एरिओलर उत्तक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करता है। तो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है। तो हिस्टामिन स्रावित करेगा मास्ट कोशिकाएं। कौन? मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं हैं हिस्टामिन, सीरोमिन आदि स्रावित करता है। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। प्लीहा में, यकृत में एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो जालवत संयोजी उत्तक, जालवत संयोजी उत्तक इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जालवत संयोजी उत्तक ये याद रखने का चीज़ है, याद रखेंगे कि प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जालवत संयोजी उत्तक, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। 113 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है। अभी मैंने बताया था इपिथेलियम के बारे में, सबसे मोटा इपिथेलियम कहाँ पर होता है, तो तलवे पर होता है। त्वचा सबसे ज़्यादा मोटा तलवे पर होता है। और मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है, आँख के पलक पर। 115 नंबर है कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है कि चर्म में वसा उत्तक का कमी हो जाता है, यानी कि वसा उत्तक एडिपोज की कमी हो जाती है, इसलिए झुर्रियाँ पड़ने लगती है। याद रखें एडिपोज जो है वसा में उत्तक यानी फैट जो है ये हमारे चेहरे की चमक के लिए ज़रूरी है। जिस इंसान में फैट की कमी हो जाती है उसके चेहरे की चमक कम हो जाती है। 116 नंबर में देखिए कि नाभि रज्जु या एम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। तो यह एक प्रकार का क्या है, भ्रूणीय संयोजी उत्तक जो बच्चे से जुड़ा रहता है उनके माँ के साथ। नेक्स्ट है कि हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों के हड्डियों में। एक जालवत संरचना पाई जाती है स्तनियों के हड्डियों में और ये इसका खासियत है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टामिन नामक एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है, किसमें भाग लेता है, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। हिस्टामिन एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है और रक्त वाहिनियों को फैलाने में भी ये मदद करता है हिस्टामिन। 119 नंबर है कि
कॉलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना होता है? तो लगभग 1/3 कॉलेजन फाइबर होता है। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन कौन सा है? संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन कॉलेजन है। 121 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल क्या है? तो उपास्थि है। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार है पेशी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किसमें? पेशी उत्तक में। यह एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो पेशी उत्तक में पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? रेखित या अरेखित उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं? ये पेशी उत्तक हैं। यह कौन सा उत्तक है? पेशीय उत्तक है। 125 नंबर में है नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक। तो देखो, नेत्र के आइरिस पे खुद से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये आरेखित है। कौन सी उत्तक है? आरेखित उत्तक है। और जिस पे कंट्रोल खुद कर सकते हैं उसको रेखित उत्तक या रेखित पेशी कहा जाता है। 126 नंबर में देखिए, इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होता है कहाँ? हृदयक पेशी में इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है, यानी जिस पे खुद का कंट्रोल होता है? तो खुद का कंट्रोल रेखित पेशी में होता है, ये इसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, और आरेखित को अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो ये आरेखित। आहार नाल में जो संकुचन होता है वो क्या आपके कंट्रोल में होता है? नहीं ना। तो ये आरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी के में संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। 129 नंबर में है कि मायोफ्राइबिल नामक रचना किस उत्तक में पाई जाती है? मायोफ्राइबिल नामक रचना पेशी उत्तक में पाई जाती है। किस उत्तक में पाई जाती है? पेशी उत्तक में पाई जाती है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही पेशी उत्तक है जिसमें कोई थकान नहीं होता और वो लगातार कार्यरत रहता है, उसको बोलते हैं कार्डियक पेशी। हृदयक पेशी में, हृदय में कोई थकान नहीं होता। जिस दिन वो थक जाएगा आदमी सो जाएगा। सॉरी, मजाक था। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है किसका? उसके रैखित पेशी का होता है। रैखित पेशी का 50%, शरीर के कुल भार का 50% रैखित पेशी होता है, जिस पे कंट्रोल मानव का होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है। न्यूरॉन टिश्यू के द्वारा होता है। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक की इकाई न्यूरॉन है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबी होती है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके टिश्यू, इसके सेल में जो है न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है, लेकिन तंत्रिका उत्तक में जो है इनकी जो भी कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन की सेल, उसमें कोई सेंट्रोसोम नहीं होता है, और इस वजह से इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए सर की जो कोशिकाएं हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं, वो न्यूरॉन सेल से बनी होती हैं, और अगर इनमें कोई टूट फूट हो जाता है तो इसका रिपेयर नहीं हो पाता है। इसलिए सर का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक तौर पे तो ईश्वर ने हमें इसके ऊपर एक सुरक्षा दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बाइक या कोई वाहन चला रहे हैं तो उसके सुरक्षा नियमों का पालन, जैसे कि हेलमेट लगाना इत्यादि करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि तंत्रिका उत्तक में कोई विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद से। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाता है? डेंड्राइटिस कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा हमें न्यूरॉन सेल को। देखिए,
एक न्यूरॉन सेल की संरचना हम बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल सही बना पाए, लेकिन मैं जो बना पा रहा हूँ आप लोग उससे रिलेट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसका केंद्रक होता है, केंद्रक। ये जो भाग निकला हुआ इसमें है, इस भाग को कहा जाता है डेंड्रोन। क्या कहा जाता है? डेंड्रोन। मैं एक को लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इसको डेंड्रोन कहा जाता है, डेंड्रोन। और इस डेंड्रोन से पतली पतली धागा नुमा संरचना निकला रहता है। इस धागे नुमा संरचना को कहा जाता है डेंड्राइटस। क्या कहा जाता है? डेंड्राइटस। और फिर इसका एक लंबी पूंछ की तरह संरचना होती है। इसीलिए ये मानव का सबसे लंबी सेल पाया जाता है, इस तरह का। और इस तरह से जो ये मतलब कि खंडों में बटे होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ जो स्थान है, ये जो जुड़ रहा है, ये सारे भाग, इसको बोलते हैं रेनवियर नोड्स। रेनवियर नोड्स। और इसके ऊपर वसा की एक परत लगी रहती है। वसा की एक परत लगी रहती है इसके ऊपर। इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। और इस तरह से इसके दूसरे भाग में, नीचे के छोर में, यहाँ भी पतली पतली धागा जैसी संरचना निकली रहती है। और इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स। ठीक है। तो यह एक मतलब कि न्यूरॉन सेल का इस तरह का प्रारूप होता है। आप देखें तो यहाँ कहा जाता है कि न्यूरॉन के डेंड्रॉन, ये आपका डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जो पतली पतली शाखाएं निकल रही हैं, इसको डेंड्राइटस कहा जाता है। ठीक है। रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है? तो रेनवियर का नोड ये जो जहाँ जहाँ ये जुड़ रही है तंत्रिकाएं, तो इसको कहा जाता है रेनवियर नोड। देखिए ये अलग दूसरे कोशिका से नहीं, ये एक ही कोशिका है, इसका जो जोड़ है वो रेनवियर नोड्स कहलाता है। तो ये तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। और दो न्यूरॉन किस तरह से जुटेंगे? तो एक सिनेप्सिक नोब्स जुड़ता है दूसरे के डेंड्राइटस से। ठीक है। तो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। न्यूरॉन कोशिका में संवेदनाओं का संचार कैसे होता है? न्यूरॉन कोशिका में संवेदनाओं का संचार किस तरह से होता है? तो न्यूरॉन कोशिका में संवेदनाओं का संचार एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में होता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी किससे संबंधित है? तो यह परीक्षण, यह एक प्रकार का परीक्षण है और इसके लिए ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है ना। शरीर का कोई जख्म है या कुछ है, उसको काट के जांच के लिए जो भेजा जाता है उसे ही बायोप्सी कहा जाता है ना। तो यह एक प्रकार की परीक्षण है जिसके लिए ऊतकों को शरीर से अलग किया जाता है। इसके साथ ही यह अध्याय भी आपका पूरा होता है। हम अब अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।